अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, ईद के बाद हुकूमत के लिए नए इम्तिहानात और चैलेंजेस का आगाज होने जा रहा है। माजी में कई मौक़ों पर एक साथ ना बैठने वाली अपोजिशन बिल आखिर यकजा हो चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तो ईद के बाद इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का इरादा भी रखते हैं और इसी मकसद से मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी होगा। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की तो तैयारी कर रही है, ताहम मौलाना साहब के अलावा अपोजिशन की दीगर जमातें हुकूमत गिराना नहीं चाहती। अपोजिशन का मानना यह है कि हुकूमत को उन्हें गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत अपने बोझ और अपने आमाल की वजह से खुद ही गिर जाएगी। इंटरेस्टेड नहीं है इन हुकूमतों को गिराने के लिए और इनके मसले अपने गले में डालने के लिए। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत करके खुद थके। इसकी हुकूमत गिर रही हो, अपने चार बंदे खड़े करके इसकी हुकूमत को खड़े रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। ओपोजिशन का ये मौक़िफ़ कुछ हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि हुकूमत के अपने मामला तर्ज हुक्मरानी पर संजीदा सवालात खड़े हो रहे हैं। इस वक्त इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अकरबा परवरी और सिफारिश कल्चर के शदीद मुखालिफ थे। ताहम इक़्तिदार संभालने के बाद वज़ीर आज़म अकरबा परवरी कल्चर को ख़त्म करने में नाकाम दिख रहे हैं। अकरबा परवरी की ताज़ा मिसाल वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कायम की, जिन्होंने अपनी बहन असिस्टेंट प्रोफेसर को नेक्टा का डायरेक्टर बनाने के लिए अपनी वजारत से एक सिफारिशी खत लिखा। यह खत सामने आने से पहले तक ज़रताज गुल इस मामले पर ना सिर्फ इनकारी थी बल्कि बज़िद भी थी कि उनकी बहन को मेरिट पर ही तैनात किया गया है। उनका यह कहना था कि अगर किसी वजीर के ख़ानदान में कोई काबिल शख्स है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। ताहम जब अचानक से ज़रताज गुल का सिफारिशी खत सामने आया तो इस मामले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईमुल हक ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने ज़रताज गुल को हिदायत की है कि वो अपना खत वापस ले लें। उन्होंने लिखा कि पीटीआई ने हमेशा अकरबा परवरी की मुखालफत की। पीटीआई हुकूमत में कोई भी शख्स अपने ओहदे का इस्तेमाल करके रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं नवाज सकता। जहां नईमुल हक ज़रताज गुल को तनबीह कर रहे थे, वहीं खुद उन पर भी आजकल कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि नईमुल हक के भतीजे शिराजुल हक 2 माह पहले नादरा इस्लामाबाद में 18 ग्रेड के अफसर थे, जो अब यकदम तरक्की पाकर कराची में नादरा के डायरेक्टर बन गए हैं। आज एक और दिलचस्प मामला सामने आया जब खैबर पुख्तूनख्वा में 3 वजीरों और मामले खुसूसी के ओहदे वापस ले लिए गए। चंद दिन पहले ही वज़ीर आला महमूद खान के 3 मुशीरों अजमल वजीर, ज़िया बंगश और हिमायतुल्लाह खान को सूबाई वजीर बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो अब वापस इसलिए लिया गया है क्योंकि यह नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वज़ीर आला को ला इल्म रखा गया था। तो हुकूमत कौन चला रहा है? अकरबा परवरी और सिफारशी कल्चर के अलावा हुकूमत के लिए माशी चैलेंज भी मुसलसल दर्द सर बना हुआ है। महंगाई की अगर बात करें, मुसलसल बढ़ रही है। इदारे शुमारियात की आज की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो गुज़श्ता माह इन्फ्लेशन या अफरात ज़र की शरह 9.1% थी। दूसरी जानिब 11 जून को बजट आ रहा है, जिसकी मंजूरी भी हुकूमत के लिए एक नया महाज होगा, क्योंकि अभी तक हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं, अख्तर मैंगल साहब की बात कर लें, वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की सफ़ों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा काबीना में मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में इख्तियारात की रस्साकशी अब मीडिया तक पहुँच चुकी है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के हालिया बयानात और अपनी ही हुकूमत को नसीहतें जारी करना इसी सिलसिले की कड़ी है। इस तमाम सूरत हाल को लेकर अपोजिशन किस तरह आगे बढ़ेगी? क्या अपोजिशन बजट मंजूर होने देगी और क्या अपोजिशन की तहरीक अभी भी हुकूमत के खात्मे के लिए नहीं होगी? बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, कल नहीं परसों ईद है, होपफुली पेशावर में तो ऐलान हो गया है, सऊदी अरब में भी हो गया है, फवाद चौधरी साहब ने भी कर दिया फवाद चौधरी साहब जी, कल नहीं परसों ईद है। ईद के बाद अब वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं कि ईद के बाद ये होगा, अपोजिशन ये करेगी, वो करेगी। लाए अमल अब क्या होगा? क्या सड़कों पर निकल आएंगे? मौलाना साहब आपको इशारा देंगे? करने की आ जा रही है अपोजिशन? देखिए, ये तो फैसला तो APC के अंदर ही होगा कि क्या लाएमल है, उसकी क्या टाइमिंग है, उसका क्या तरीक़ाकार है, और उसके अंदर हुकूमत गिराना शामिल है। ये नहीं है कि अब एक्सक्लूड कर दिया गया कि हुकूमत गिराना नहीं गिराई जाएगी। अच्छा, हुकूमत गिराना मकसद नहीं है, लेकिन आप मरियम नवाज साहबा हों, जरदारी साहब हों, वो ये कह चुके हैं ये हुकूमत खुद ही गिरेगी, हम गिराना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं हुकूमत गिराना नहीं है। अच्छा, हमारा मकसद अवाम के मसाइल का हल है।
ये हसूल इक़्तिदार की जंग नहीं है। इसलिए लेकिन अगर हुकूमत गिरानी पड़ी, ज़रूरत उस बात की हुई तो वो भी किया जाएगा। नहीं भाई साहब, अगर आप सड़कों पे आ जाते हैं सारी अपोजिशन जमातें हैं, तो हुकूमत तो फिर हुकूमत को टफ टाइम ऑलरेडी आप लोग दे रहे हैं। और उसका एक ही हाल निकलता है जमहूरियत में कि इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत खुद ही ख़त्म हो जाती है, अवाम को फिर फैसले का मौका मिल जाता है। नहीं, लेकिन इस वक्त क्या मौजूदा सूरत हाल में जब इकॉनमी अभी तक आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आना शुरू हुई है, लेकिन आज जो इन्फ्लेशन के रेट आए हैं वो दोबारा से 9.1 पे पहुंच गई है, तो ऐसे में कौन से ट्रैक पे आ रही है मुझे आप बताएं। IMF से मुआहदा तय पा गया है। मुआहदा तो एक उस मुश्किलात की इब्तिदा है। ठीक है, आज तक पाकिस्तान कभी भी IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका था, सिर्फ एक हुकूमत ने किया है, आपकी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने किया, और जब ख़त्म किया तो मुल्क में लो इन्फ्लेशन थी और हाई ग्रोथ थी, ये कामयाबी थी। अब तो ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई मनसूबाबंदी है। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क नए इंतखाबात का मुतामिल कैसे हो सकता है? जी, और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल, ये मेरी ज़ाती राय समझें, एनालिसिस समझें, जो भी समझें, जितनी जल्दी आप इलेक्शन कराएंगे फ्री एंड फेयर, वो इलेक्शन नहीं जो दो पिछले साल हुए थे। आप पाकिस्तान की अवाम को हकीकी मानों में फ़ैसला करने का मौका देंगे तो मसाइल का हल निकल आएगा, नहीं देंगे तो ये मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। नहीं भाई साहब देखें, ये मैंडेट लेके तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद अब उनको 5 साल का मैंडेट है उनके पास। ठीक है, तो 5 साल गुजार लें। तो क्या आप अगर हुकूमत गिराएंगे तो कैसे गुजारेंगे? क्या आप मुतहम्मल हो सकते हैं 5 साल के? जो तबाही 8 महीनों में उन्होंने कर दी है, वो तो आप एक दिन का नहीं हो सकते। जितने दिन ये हुकूमत गुजारेगी इतना भारी होगा पाकिस्तान पर, मैं ये कह रहा हूँ। 5 साल गुजार लें, ये 5 साल बड़े भारी होंगे। जितना वक्त गुजरेगा खराबी बढ़ती जाएगी। अगर तो चलें एक सिनारियो में आपको देता हूँ, इंतखाबात हो जाते हैं, आपको अक्सरियत मिल जाती है, अगर इतनी अक्सरियत नहीं, हुकूमत बना नहीं सकते, पीपल्स पार्टी आपके साथ मिल जाती है, लेकिन मुकदमात उसी तरह रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर जेल में हो, नवाज शरीफ साहब जेल में हो, जरदारी साहब भी चले जाते हैं, तो फिर क्या? मुकदमात चलाते रहे, किसने मना किया मुकदमात से? मुकदमात की हकीकत भी आपको वक्त के साथ पता चल जाएगी, और फिर आप सब कहेंगे। उसका कोई ये नहीं कहता कि हमें बड़ा अफसोस है कि हमने ये ज्यादती की आपके साथ। मैंने 9 साल नायब का मुकदमा भुगता है, मुझे किसी ने खत नहीं लिखा कि हमने आपके पैसे भी ज़ाया किए, आपका वक्त भी ज़ाया किया, आपकी शोहरत में भी हमने आपकी बदनामी भी हुई है, ये तो कोई नहीं लिखता। तो इन मुकदमात की हकीकत जो है वो हम जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही अपोजिशन के बाकी रहनुमाओं ने भी मुकदमात भुगते हैं। जरदारी साहब के खिलाफ सारे मुकदमात आपके लोगों ने भुगते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि एक इदारा बन गया है जो जिसका काम सिर्फ सियासतदानों की बदनामी और मुल्क के मसाइल में इजाफा करना है, उससे जान छुड़ाएं। हुकूमत कौन चला रहा है? कौन सी? तहरीक इंसाफ हुकूमत चल रही है। नहीं, चला रहा कौन? नहीं, फैसले कौन चल रही होगी तो कोई चलाएगा ना। ये तो फ्री फॉल है। अगर देखें, अगर तो आपको फैसलों से इख्तिलाफ है और कुछ अच्छे, और तहरीक इंसाफ खुद भी मान रही है कि इकॉनमी में थोड़ा बहुत फैसला बता दे, इकॉनमी में थोड़ा बहुत उनसे ताखीर हो गई है, लेकिन आप सोल्यूशंस तो देना भाई साहब। देखिए, अगर तो ऐसे है कि जी इनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, बस इनको साइड पे करें, इलेक्शन करें, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। मैं नहीं कह रहा, मैं वैसे तो अपोजिशन आप देना जी। मैं शुरू कर इकॉनमी पे क्या करें? मैं शुरू कर देता हूँ। असेंबली में डिबेट तो कराएं इशूज़ पर, हुकूमत अपना मौक़िफ़ तो बयान करे, ज़्यादा आकर बताए मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो तो कहते हैं हम स्पीच शुरू करते हैं, ये हमें बात ही नहीं करने देते, हम उनकी बात सुन रहे हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। टेलीवाइज्ड है, आप देख लें क्या बात होती है। हमने ये कहा हुआ है स्पीकर साहब को 10 बजे असेंबली का इजलास शुरू करें, 6 बजे तक चलाएं, 8 घंटे रोज़ चलाएं, बात करने दें। जिसने भी जो बात करनी है, जिसने गाली निकालनी है उसको गाली निकालने दें। हम सुनने को तैयार हैं, हुकूमत भी सुनने को तैयार रहे, कोई बात नहीं है। गालियाँ 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, फिर अवाम की हकीकी मसाइल पे बात आ जाएगी। आज तक 1 साल होने लगा है, असेंबली के अंदर कोई डिबेट नहीं हो सकी, किसी मसले की बात नहीं हो सकी। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि औसतन अगर आप देखें ना, 130 दिन असेंबली मुकम्मल करने होते हैं, 30 मिनट फी दिन भी असेंबली नहीं चली। 30 मिनट फी दिन। जिम्मेदारी अगर गवर्नमेंट पे आती है तो अपोजिशन भी नहीं चलने देती। हम पर भी आती है कि हम वही बैठे होते हैं, हम तो थक गए कह कह करके इसको चलने दें। जब असेंबली में कोई डिबेट ना हो सके किसी मोशन पर, एडजर्नमेंट मोशन ना आ सके, स्पीकर हर चीज़ को किल कर दे, और वो स्पीकर ओपनली कहता है कि मुझ पे प्राइम मिनिस्टर का दबाव है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं माजरत चाहता हूँ, जितनी बेइज्जती इन स्पीकर साहब की हो रही है, पाकिस्तान की तारीख में किसी स्पीकर की बेइज्जती नहीं हुई। स्पीकर वो शख्स होता है जिसके हाउस के दोनों तरफ इज्जत की जाती है। आज मैं इसका इस जुर्म में शामिल हूं कि हमने स्पीकर से ज्यादती की है, लेकिन वो जाती नहीं की, बात करने पर की है। अगर स्पीकर बात करने की इजाजत भी असेंबली में नहीं देगा तो फिर कुछ करना पड़ता है। आपने स्पीकर से कहां पे ज्यादती की? जब कहा गया कि वो रिजाइन हमारा माइक बंद कर दिया, जब माइक नहीं दिया तो फिर उन्होंने जाकर डायस के सामने शोर और गुल किया। फिर उन्होंने या वो उठकर चले जाते हैं, हाउस को एडजर्न कर देते हैं या माइक खोल देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी मैं क्या करूं जी, मैं तो बड़ा मजबूर आदमी हूं। अब भाई साहब, अगर अवाम के मसाइल की बात की जाए तो असम्बली उसका फोरम है, लेकिन अगर तो अपोजिशन सड़कों पर आ जाती है तो आप लोग तो फिर खुद ही मसाइल को सड़कों पे लेके आ रहे हैं। जी, अगर असम्बली बंद होगी तो फिर सड़कों पे जाना पड़ेगा। मैं आपके पास क्यों आता हूँ हर रोज़, हफ्ते में कितने? इसलिए कि वहाँ तो कोई जगह बात करने की है नहीं। या तो वहाँ से बाहर निकल के प्रेस के सामने बात करते हैं, या आपके प्रोग्रामों पर आ जाते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। अब जब मामला यहाँ से भी आगे बढ़ जाएगा, इससे पहले कि अवाम सड़कों पर आए, हम उनके साथ आ जाएंगे। तो बात सड़कों पे मत पहुंचाएं, असेंबली के अंदर बात करें कि आपके पास हल क्या है। आप गैस देख लें, मैं वजीर रहा हूँ 5 साल, मैं जानता हूँ गैस के मसाइल। मैंने कहा आप 2 अफसर भेज दें, 2 घंटे में मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे पूरा यकीन है कि रेट वापस हो जाएंगे और उसका ख़जाने पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो आप सोल्यूशन दे दें ना, हम उन तक पहुंचा दें। नहीं, सोल्यूशन कोई मेरे जेब में तो नहीं होते ना, डेटा उनका देखना पड़ेगा। हम ये चीज़ हर 6 महीने बाद किया करते थे, मैं खुद करता था। तो ये जो कहा जा रहा है कि इकोनॉमी इस वक्त क्राइसिस में है, उस वजह से अवाम पर बोझ पड़ेगा, आप समझते हैं कि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से बोझ है? यहाँ आप मुझे खुद, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे बता दें एक इकोनॉमी के साथ ये हो सकता है कि 7 महीने में उसकी ग्रोथ आधी हो जाए और इन्फ्लेशन डबल हो जाए। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है। ये तो होता है ना कि दुनिया में कीमत बढ़ गई तेल की बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा शॉक आ गया एक्सटर्नल, कोई ऐसा शॉक नहीं है और आपकी ग्रोथ आधी हो गई, आपकी इन्फ्लेशन डबल हो गई। ये पॉसिबल नहीं है। ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, जिसका इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत ने खुद भी कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने सारी इकनॉमिक टीम फारिग कर दी। अगर वो ठीक ट्रैक पर होते, कामयाब होते, लायक होते, अहल होते तो टीम को रखते। ठीक। अब भाई साहब, अपोजिशन की सरबराही किसको करनी चाहिए? मैं आपसे आपकी ज़ाती राय मांग रहा हूँ। वो तो क्यों, आप कह सकते हैं कि वो मुतफ़िका फ़ैसला होगा, लेकिन आपके ख्याल में अपोजिशन की सरबराही, अपोजिशन अगर अलायंस एक बनता है, लीडर्स अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब तो है नहीं है, वो इलाज के लिए गए थे। बजट सेशन शुरू नहीं हुआ, बजट सेशन पे आ जाएंगे। अच्छा, बजट सेशन पे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ मौजूद होंगे। और अगर तो वो है, लीडर्स अपोजिशन है, वही करेंगे। लेकिन जब तहरीक चलती है तो एक कलेक्टिव लीडरशिप सामने आती है। ये माजी का तजर्बा यही है। तो मुस्लिम लीग नून इससे पहले भी कोशिश कर चुकी है, लेकिन कहा यह जाता है कि अब आपके लोग उस तरह से सड़कों पर नहीं आते जब तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो लीड नहीं करेंगी। शहबाज शरीफ पे अंदर भी एक, मैं मिसट्रस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उस तरह से शहबाज शरीफ की कॉल पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन निकलेंगे नहीं। देखिए, सिर्फ उनकी कॉल नहीं होती, जमात की कॉल है, और जमात के रूह रवां जो है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो जो कॉल भी होगी वो उनकी मर्जी से होगी, उनकी इत्तेफाक से होगी, और लोग निकलेंगे। क्योंकि लोग भी आज महसूस करते हैं कि जो इलेक्शन था वो मुतनाज़ा था, उसके नतीजे में जो हुकूमत आई है, अवाम के मसाइल में कमी क्या, उसने बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। तो आज लोग परेशान हैं, लोग अपने हक चाहते हैं, लोग मुल्क के अंदर चाहते हैं कि इकॉनमी बढ़े, बेरोज़गारी ख़त्म हो, उनके मसाइल कम हो। अबाई साहब, बाकी सवाल आपसे, इन हाउस तब्दीली के कोई चांसेस हैं? अगर तो तहरीक इंसाफ ये कह देती है ठीक है जी हम अपना कोई दूसरा उम्मीदवार ले आएंगे, और सुनने में आ रहा है कि कुरैशी साहब जो हैं वो काफ़ी तैयारियां भी कर रहे हैं। देखिए, ये उनका फैसला है। ये अगर वो समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली वो करना चाहते हैं, वो कर लें, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। यकीनन जब तब्दीली होती है तो उसका असर होता है, एक जिद्दत सी आ जाती है, लेकिन वो यहाँ मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस जमात के रूह रवां जो है वो इमरान खान साहब हैं। अगर वो हट गए सीन से तो जमात क्या करेगी? उनके साथ मिलकर नहीं कर सकी तो अलहदा क्या करेगी? शाह महमूद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं। तो ये शायद उनको मौका दे दे भी, क्रिकेट हो रही है तो वो एक बेंच पे एक बंदा बैठा होता है,
तो वो इंतजार कर रहा होता है कि आउट हो तो मैं जाकर नहीं, अगर तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि तहरीक इंसाफ ये कहे कि जी ठीक है हम इन हाउस तब्दीली कर देते हैं, उसके लिए भी आप फिर भी कहेंगे नए इंतखाबात कराएं? देखिए, जब भी ऐसी तब्दीली आती है, मैं तो पहली बात है नहीं समझता कि तब्दीली आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल सिस्टम इस किस्म का है। और मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप अपने लीडर को हटा के खुद आ जाएंगे तो क्या तब्दीली आप लाएंगे? अगर आपका लीडर डिलीवर नहीं कर सका और आप एक मुतनाज़ा आदमी हैं, आप पार्टी के अंदर मुतनाज़ा हैं, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आपके पास मैंडेट नहीं है, तो आप क्या डिलीवर करेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा क्रिकेट आप भी इस वक्त यू मस्ट बी ग्लूड इन टू योर टीवी, और हमने भी स्टूडियो में ही रखा हुआ है, तो प्रोग्राम से पहले भी मैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्रिकेट ही देख रहे थे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद जावेद मियादाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे क्रिकेट की। मैच इस वक्त बड़े दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट से पहले चांद की रिवायत का कज़िये की बात करते हैं। यूं तो कई दहाइयों से ये कज़िया चला आ रहा है, मगर जब से फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मनसब संभाला है वजारत का, तब से हर रोज़ कुछ नया सुनने को मिल रहा है। एक तरफ रवायत हिलाल कमेटी के सरबराह चांद रिवायती अंदाज में देखने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने चांद देखने के मसाइल को साइंसी तरीके से हल करके 5 साला कैलेंडर तरतीब दे दिया और आवाम से अपील ये की है कि वो इस कैलेंडर के मुताबिक इस्लामी महीनों का आगाज़ और इख्तिताम करें। फवाद चौधरी के मुताबिक जदीद दौर साइंस का है और इसी सहूलत को इस्तेमाल करके रवायत के मसले को हल किया जा सकता है। प्रोग्राम बड़ी बात से खुसूसी गुफ्तगू जब उन्होंने की थी, उनके मुताबिक कैलेंडर की जो फवाद चौधरी साहब ने कैलेंडर जारी किया है, ईद उल फितर कल नहीं परसों 5 जून बरोज़े मंगल होगी, बुध तो ईद होगी, और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल के रोज़े हिलाल भी इसके अलावा कोई जो है वो कर सकती है। वो अलबत्ता अगर छत पे जाके खड़े होकर देखना चाहते हैं तो छत पे खड़े होकर देख लें। हमने अलबत्ता जिस तरह से मैंने अर्ज किया, कल आपको इंशाल्लाह वो ऐप मिल जाएगी, आप उसमें जाके चांद देख लें, या आप हबीब बैंक की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर देखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई रोक नहीं सकता। ठीक। अब जबकि ईद सिर्फ एक दिन की दूरी पर है, फवाद चौधरी साहब ने ऐलान आज किया है कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 66 डिपार्टमेंट अवाम उन्नास के लिए खुले होंगे ताकि वो जदीद मशीनों से साइंसी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर चांद देख सकेंगे। फवाद चौधरी के मुताबिक लोग खुद चांद देखें और साइंस पर भरोसा रखें, ना कि चंद लोगों पर। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई भी इस बहस में कूद पड़े हैं और ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने अपना वजन जो है वो फवाद चौधरी के पलड़े में डालकर मुफ्ती मनीब के इस्तीफे का मुतालबा किया है। साथी राय है कि मुफ्ती पोपलजई साहब हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जी वो ईद चांद भी वो देख सकते हैं, और कभी कभी उनकी बहुत सारी चीज़ें सही भी दुरुस्त साबित हुई हैं, तो क्यों ना एक चेंजेस करके मुफ्ती मनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को लाया जाए। और इसी तरह जो जितनी भी कमेटी है रवायत हिलाल कमेटी मरकज़ी, उसको दोबारा असरनो उसमें देखा जाए, दूसरे लोगों को ले जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी वो है, इसमें फवाद साहब को लिया जा सकता है, उनके डिपार्टमेंट को लिया जा सकता है, तो इस्तेफादा करना चाहिए। औक़ात के ऐन मुताबिक पेशावर की मारूफ कासिम अली खान मस्जिद के इमाम मुफ्ती शहाबुद्दीन पीपलजई ने हस्बे रिवायत एक दिन पहले ही चांद देखने की गवाहियां मौसूल होने के बाद कल बरोज़ मंगल ईद का ऐलान कर दिया है। ये मामला कहां जाकर थमेगा और इस रवायत की लड़ाई में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपको एडवांस में, यहाँ से तो एडवांस में, लेकिन कल आपकी ईद है, ऐलान हो चुका है, ईद मुबारक आपको। फिर एक दफ़ा एडवांस में केपी ने अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखी है, कल ईद मना रहे हैं आप। देखिए, यहाँ मिली जुली ईद होगी, कल आधे लोगों की ईद होगी, आधे लोगों का रोज़ा होगा। अभी गुज़िश्ता कई सालों से ये तकलीफ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इसका हल क्या होना चाहिए? मैंने तो तजवीज़ दी है कि इस मुफ्ती पोपलजई साहब को उसी मनसब पे बिठा दिया जाए जो मुफ्ती मनीब साहब के साथ कई सालों से आ रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की कि पूरे मुल्क में एक ही ईद हो,
ये चांद तो एक ही है ना, चांद तो दो नहीं है कि वहाँ का दूसरा चांद है, यहाँ पे दूसरा चांद है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में चांद देखा जा सकता है तो फिर उनकी शहादत को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? और अगर नहीं देखा जाता तो फिर तो इसका मतलब है कि लोगों पे रोजे खराब किए जा रहे हैं, उनकी ईद खराब की जा रही है। उसकी भी फिर बात उलमाए बताएं हमें। तो ये जो है ना रोज़े हिलाल कमेटी का जो रोल है ना, वो ठीक है अरसे तक बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुझे मायूसी हो रही है अब। ठीक, अच्छा शौक साहब, एक तो ये आपका ये जो मौकिफ है ये पिछले कई दहाइयों से इसी तरह होता रहा है, और केपी में जिसकी भी गवर्नमेंट हो उनका भी यही मौकिफ होता है। अब विफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सूबे में भी वहीं की हुकूमत है, और उस पर फवाद चौधरी साहब एक साइंसी कैलेंडर भी सामने लेके आ गए हैं जिसके मुताबिक आप एक ऐप के जरिए चांद को देख सकते हैं। तो ये जो केपी और विफाक में ये एक मसला रहा है, अगर तो फवाद चौधरी साहब के हाथ पे सारे भेद कर ले तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर देखिए, ये फैसला करना तो वफाक का काम है, लेकिन हम अपनी तजवीज़ दे सकते हैं और अपनी जो मुश्किल है वो बता सकते हैं। ये मुश्किल हमें पेश आ रही है कि यहाँ पे एक गली में रोजा होता है, दूसरी गली में नमाज पढ़ाई जाती है ईद की। तो बड़े तकलीफ वाली बात है। हम मतलब गुज़िश्ता कई सालों से हमें पता ही नहीं होता है कि ईद आज है या कल है। तो ये जो सूरत हाल है इसका नोटिस अब ले लिया जाना चाहिए। और मुझे अफसोस है, मैं मुफ्ती मुनीर साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ क्योंकि बड़े आलम दीन हैं, और मैं हमेशा से मैंने आज तक हर बात उनकी मानी है। जो जब उन्होंने ऐलान किया है कि ईद कब है, रोज़ा कब है, हमने उन्हीं के ऐलान पे किया है। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि उनसे ये काम नहीं हो सका है, वो उसमें नाकाम हो चुके हैं कि वो अभी तक ना तो उन्होंने कोशिश की यहाँ आके। होना तो ये चाहिए कि अगर कहीं पे कोई आप खराबी नजर आए आपको, तो फिर आप की जिम्मेदारी बनती है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे भी तो वही लोग रहते हैं ना, पाकिस्तान के लोग रहते हैं हम। अगर हमारा रोजा खराब हो रहा है या ईद खराब हो रही है तो फिर उनको नोटिस लेना चाहिए था ना, आ जाना चाहिए था, उसका कोई हल निकालना चाहिए था। बिल्कुल उससे उनका कोई सरोकार ही नहीं है। वो ऐसा समझते हैं हमें कि जैसे हम किसी और मुल्क के लोग हैं। ठीक, तो अच्छा तकलीफ होती है। शौक साहब, जो सरकारी ईद है वो तो रवैयत हिलाल कमेटी जिस तरह से होता है हर साल, जब वो ऐलान करती है तो सरकारी ईद का भी ऐलान होता है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अब मुफ्ती पीपल जई ने जो ऑलरेडी ऐलान कर दिया है ईद का, उसके मुताबिक ही आप ईद करेंगे कल ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत? नहीं, देखिए, जो सरकारी ईद है वो तो परसों है, और सरकारी ईद की बात नहीं है। ये जो 3-4 डिवीजन है ना, जिस तरह मलकन डिवीजन है, हजारा डिवीजन है, और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है हमारे जनूबी अजला, ये वो लोग, और पेशावर के शहरी जो है, ये लोग हमेशा मरकज के साथ ईद करते हैं। तो वही रिवायत बरकरार रहेगी। जो चाहे वो सूबाई हुकूमत ऐलान करे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने पीपल्स साहब के कहने पे ईद करनी है वो ईद करेंगे, जिन्होंने मरकज के साथ ईद करनी है वो वहाँ उसी के साथ ईद करेंगे। तो नहीं है, इसीलिए मैं जो सुबह से ही कह रहा हूँ कि देखें, या तो इस पीपल्स साहब को इस मनसब पे बिठा दिया जाए, इसके हवाले किया जाए कि जी ये आपका, या फिर साइंसी तरीका अपनाया जाए, जो भी। और तीसरा ऑप्शन ये है कि फिर हम सऊदी अरब के साथ चले जाएं, या फैसला करें कि सऊदी अरब के साथ ईद मनानी है, या जिस तरह पहले होता था कि एक दिन पहले सऊदी अरब में, दूसरे दिन पाकिस्तान में होती थी, फिर वही फार्मूला अपनाया जाए। अच्छा शौकत साहब, इसमें तो देखिए फिर ईद और चांद और ये फैसले करना तो होता तो ये रियासत का काम है। रियासत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मरकज़ी रवैयत हिलाल कमेटी यहाँ पे मौजूद है, उनकी गलतियाँ अपनी जगह पे। और फिर आपने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि साइंसी बुनियादों पर फवाद चौधरी साहब ने जो तजवीज़ पेश की है और उनके मुताबिक जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है वो भी ईद कल नहीं परसों की आ रही है। तो फिर आपको भी एक रेट तो इस्टेब्लिश करनी चाहिए थी सूबाई हुकूमत की। पहले भी इस तरह से हुआ है कि पीपल्स जई साहब की मॉस्क पे छापे भी मारे गए, उनको ईद का ऐलान नहीं करने दिया गया, ये तरीका भी आजमाए गए, लेकिन उसके बावजूद एक दिन पहले ईद का ऐलान वहां पे हो जाता है। देखिए, ये इस तरह की हरकत तो हम कभी नहीं करेंगे कि हम जाके उनकी मस्जिद पे अटैक करें या उनको, मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है। जो दलाइल वाला तरीका है ना वो अपनाया जाए, और मेरे ख्याल से जो जिद की जो है ना वो जिद भी खत्म होनी चाहिए। कभी कभी जो पीपल्स साहब के फैसले होते हैं वो बड़े दुरुस्त होते हैं। आप यकीन करें, जब वो दूसरे दिन जब हम
मरकजी रोज़े हिलाल कमेटी के उस पर जब रोज़ा रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम एक रोज़ा खा चुके हैं या 2 रोज़े हमसे गुजर चुके हैं। और इसी तरह आप देखें कि हमारे तो कभी 30 रोज़े पूरे ही नहीं होते हैं, 29 से और 28 से हमारी ईदें शुरू हो जाती हैं। ठीक। तो कहीं ना कहीं खराबी तो है ना, कमजोरी है। इतने हमारे पास वसाइल हम इस्तेमाल करते हैं, इतने साइंटिफिक जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं और हमें वहाँ चांद नजर नहीं आता और यहाँ बैठ के हमें आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो हैं ये इस तरह नहीं होता कि आप साल के आखिर में आके 2 दिन में हम कंसेंसस डेवलप करें, इस तरह नहीं होता है। ये जो पूरे साल हमारा होता है, इस पूरे साल के अंदर कोशिश होनी चाहिए रोज़े हिलाल कमेटी के जिम्मेदारों की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी और उलमा की तरफ से भी, तो वो बैठ के मुफ्ती मुनीर साहब, मुफ्ती पोपलजई साहब और क्योंकि दोनों बड़े आदमी, तो ये सारे मिलके आवाम को इस तकलीफ से निकालें। ठीक। ये अपनी अपनी जो जिद और अना, ये चीजें जो है ना, इससे तो देखें हमारा निकलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वहाँ पर ईद का ऐलान हो चुका है, कल खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाई जा रही है और वजीर इत्तलात वहाँ के उन्होंने एक दफ़ा फिर ये मुतालबा दोहराया कि मुफ्ती मुनीब साहब को रोज़े हिलाल कमेटी से रिज़ाइन कर देना चाहिए। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे क्रिकेट की। इंतहाई इंटरेस्टिंग मराहिल में मैच दाखिल हो चुका है और होपफुली जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो शायद पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम करना चाह रहे थे क्रिकेट की, लेकिन जावेद मियादाद साहब, आप सब लोगों की तरह इस वक्त टीवी पर मैच देख रहे हैं। 14 बालों में इंग्लैंड को 29 रन मजीद चाहिए फतह के लिए और पाकिस्तान को 3 विकेटें चाहिए। इंग्लैंड की मजीद 3 विकेटें बाकी हैं। बड़े दिलचस्प मराइल में मैच दाखिल हो चुका है, लेकिन पहले एक अहम स्टोरी की बात करते हैं। उसके बाद वादा आपसे ये है कि क्रिकेट की बात करेंगे और होपफुली उस वक्त तक पाकिस्तान जीत चुका होगा। बात करेंगे साहिवाल में होने वाले एक वाक़े की। टीचिंग हॉस्पिटल में के अमले की मुबैना गफलत और एयर कंडीशन के काम ना करने से वहाँ पे मुबैना तौर पर 8 बच्चे जाँ बाक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ रिफाकत अली के मुताबिक 3 बच्चों की मौत चिल्ड्रन वार्ड का AC बंद होने के सबब हुई, जबकि 5 बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने से जाँ बाक हुए। ताहम हॉस्पिटल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट में यह कहा कि बच्चों की अमवात किसी की गफलत के बायस नहीं बल्कि तबी वजूहात की वजह से हुई। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जमान वट्टू ने सेक्रेटरी हेल्थ को जो अपनी रिपोर्ट भिजवाई उसके मुताबिक बायोमेडिकल इंजीनियर लुकमान ताबिश को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनको हटाने से ओहदे की भी सिफारिश की गई है। तर्जुमान वजारत सेहत पंजाब ने यह कहा है कि अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और खुसूसी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस तो ले लिया है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून इस मामले को हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से ताबीर कर रही है। मरियम नवाज के मुताबिक हुकूमत को दुनिया और आखिरत में इस गफलत का जवाब देना होगा। आज इसी मामले पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि बच्चों की अमवात सही नहीं बताई जा रही, लेकिन वो इस वाक़े को किसी तौर पर दबने नहीं देंगे। हालत ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो 8 कह रहे हैं। मासूम बच्चे जो हलाक हुए, शहीद हुए वहाँ पे बिजली के जो है वो ब्रेक डाउन की वजह से। मीडिया में जो है वो 12 और 16 का फिगर चल रहा है। जो हमारे तर्जमान हैं पंजाब के, तर्जमान आला, क्योंकि तर्जमान जो हैं वो भी आपको तकरीबन 40 के करीब हैं, तो वो कह रहे हैं कि 3 हैं। अभी तक कोई उनकी ऐसी इंक्वायरी जो है वो जो विदिन 24 आवर्स होनी चाहिए थी, उस इंक्वायरी का कोई रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया। अभी तक यही मालूम नहीं कि वो इंक्वायरी जो है वो कर कौन रहा। क्या वाक़या इस मामले पर अवाम के सामने अधूरा सच हुकूमत रख रही है, ये पूछेंगे वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से। लेकिन पहले साहिवाल में हम न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद हुसैन की तरफ चलते हैं, जिन्होंने टीचिंग अस्पताल में जाँ बहक होने वालों बच्चों से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की। साहिवाल के रहायशी हैं खलीकुर रहमान साहब, ये भी उन्हीं जो मुतासरीन हैं उनमें से शामिल हैं। अच्छा, जब आप वार्ड में गए हैं, हाँ जी, तो तब AC वगैरह का कुछ भी नहीं था? AC चल रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर थे वहाँ पर? डॉक्टर बैठी हुई थी। अच्छा, तो उनका क्या रवैया था आपके साथ? रवैया भी ठीक नहीं था उनका, बदतमीजी के साथ बोल रहे थे। कौन थे? नाम तो नहीं पता उनका मुझे। अच्छा, औरत थी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। इंक्यूबेटर में रखा है? हाँ जी, शीशे के रूम, शीशे में
सबकी जो हालत है वो ठीक थी? ठीक थे, जो ऐसा तो नहीं था? एक दो सीरियस हो गए उसमें से, मगर बाकी ठीक थे। हमारा बच्चा भी ठीक था। अच्छा, आपका कोई मुतालबा? वो तो कोई इंतज़ाम नहीं हो ख़ास, इतना कोई जो मरीज जाते हैं उनके साथ इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है उनका। कोई किसी आला हुकाम से आपका कोई मुतालबा, वज़ीर सेहत से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से? यही है कि ऊपर वाले यही है कि इंतज़ाम ठीक करें उधर का, अस्पताल का। ये नाज़रीन, हम न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ुसूसी की आपने रिपोर्ट मुलाज़ा की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, वाक़या हुआ जिसमें कहा यह जा रहा है कि मुबैना गफलत से 8 बच्चे जाम बहक हुए, तो उसमें ये गफलत फिर वहाँ पे AC नहीं चल रहा था। आपने ये रिपोर्ट भी देखी, उसमें भी तस्दीक उसी की हुई है। ये क्या हो रहा है पंजाब में? जी, मैं ये बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि इसकी बाकायदा हमने इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी के तहत ये पता चला है कि जो 2 बच्चे इंतकाल किए जिस टाइम का आप कह रहे हैं कि एयर कंडीशनर खराब हुआ था, उसमें एक बच्चा जो था वो प्री टर्म पैदा हुआ था और प्री टर्म पैदा होने की वजह से उसका वजन 1.8 ग्राम्स था, 1 kg.8 था और वो प्री मैच्योरिटी की वजह से उसकी डेथ हुई। उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था। सबसे अहम चीज तो ये है कि जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, प्री टर्म बच्चे, उनको तो हम इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। आपको पता है कि उनको तो वैसे भी ठंडा नहीं होने देते। दूसरा बच्चा जो था वो एडमिट हुआ था विद हाइपोक्सिया। वो बच्चा घर पे डिलीवर हुआ था और डिलीवर होने के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उसको लेके आए और वो प्रॉपर्ली साइनोज्ड और हाइपोक्सिक था। उसने क्राई नहीं किया था पैदा होने के बाद, और वो ही वाज अ सीरियस चाइल्ड। ये 2 बच्चों की डेथ उस टाइम में हुई है। उसका एयर कंडीशनर के खराब होने से बिल्कुल कोई ताल्लुक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा तफसील से बताया और आपके बकौल सरीहन किसी किस्म की गफलत नहीं हुई, लेकिन इस मामले पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यह कहा है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, यकीन दहानी उन्होंने करवाई है। अगर गफलत ही नहीं हुई तो किसके खिलाफ क्यों फिर कार्रवाई करेंगे? दूसरा ये कि जब आप अपोजिशन में थे तो ऐसा कोई भी वाक़या होता था वज़ीर आज़म को जिम्मेदार करार दिया जाता था। अब हुकूमत बिल्कुल खामोश है। हम बिल्कुल खामोश नहीं है। आप मुझे बताइए किसी तरीके से भी आपको कोई खामोशी लगी? यानी अगर कल के और आज के दौरानिया में हमने बाकायदा 2 मुकम्मल तौर पे इंक्वायरीज कर ली और अभी मैंने डॉक्टर मसूद सादिक से बात की है और उनसे मैंने कहा है कि आप मेहरबानी करके एक रेफरल सिस्टम डेवलप कर लें साहिबाल के साथ, ताकि उनके वेरी सीरियस चिल्ड्रन शुड कम टू यू, ताकि इस तरह की आइंदा इंसिडेंट्स जो है वो ना हो। और अगर मकसद ये बुज़दार साहब ने जरूर ये स्टेटमेंट दी होगी कि इंक्वायरी की जाएगी और कोई वाकई जिम्मेवार ठहरा तो उसके ऊपर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, जो मनाजर सामने आए हैं चिल्ड्रन वार्ड के, वहां बच्चे मौजूद हैं, वहीं पर AC भी तब्दील किया जा रहा है। हमने तफसीली रिपोर्ट जो चलाई, जाम बहक होने वाले बच्चे के वालिद भी यही कह रहे हैं कि AC नहीं चल रहा था। फिर वो फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें AC तब्दील किया जा रहा है। नर्सेज की खाली क्लासों में AC चल रहे थे लेकिन बच्चों के वार्ड में AC खराब था। ये तो हो चुका है प्रूफ। नहीं जी, मेरी जो डिटेल पता चली उसमें उन्होंने बताया कि जो वो मुकम्मल तौर पे बंद नहीं था AC, वो इंटरमिटेंटली वो फ्लक्चुएशन की वजह से वो ट्रिप कर रहा था उन्होंने कहा। और उसके बावजूद नर्सेज के कमरे वार्ड में भी AC लगे हुए। AC मशीन है ना, खराब हो सकती है। और उसी वक्त मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब ने टुक एक्शन ऑन इट और MS के कमरे से निकलवा के वहाँ एयर कंडीशन लगवाया है। मकसद ये कि जब आप ओवर क्राउडिंग हो जाएगी किसी भी जगह पे तो आप एक ही जगह 2 AC लगाए। ओवर क्राउडिंग की वजह से भी तो एक गर्माइश पैदा होती है ना। अब देखिए ना, हमें तो बिल्कुल हमने किसी को इजाजत नहीं दी को कोई मरीज अपना बच्चा लेके आए, बेड खाली हो या ना खाली हो, हम कहते हैं आप मरीज को देखिए और उसका इलाज करें। और नेचुरली उसकी वजह से दे कैन नॉट से नो। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड की आखिरी ओवर का मैच वहाँ पे शुरू है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतने के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक ज़बरदस्त कमबैक करते हुए इंग्लैंड को 14 रन से शिकस्त दे दिया। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान की जो बैटिंग थी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसके बावजूद अभी जावेद मियादाद साहब से ब्रेक में बात हो रही थी तो एग्री हमने इस पर किया कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हारने की भरपूर कोशिश की। 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैच गिराए गए। जावेद मियादाद साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, दूसरा ये बताइए कि कैसे आप एनालाइज करेंगे टीम की आज की परफॉर्मेंस को? नहीं, आज की अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे 92 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है। और 92 का वर्ल्ड कप में आपने देखा सिचुएशन इसी तरह की थी कि हम इतने मुश्किल से है ना, एक मैच जीतने के बाद हम कहां से कहां पहुंचे तो कब जीते थे। तो अब मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतने के बाद अगर हार जाता तो बहुत ही अफसोस होता, क्योंकि पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की, अच्छा खेला, मगर इतने रन करने के बाद हम उसको यानी कि इजीली मैच नहीं जीत सके। हमारा ये मैच हाथ से स्लिप हो सकता था। और आपने देखा कि अब इसको एनालाइज करना चाहिए हमारी टीम को बैठ के कि भाई इतने बड़े टारगेट के बाद हम नहीं जीते, हमारी गलतियां क्या है इसमें। जीतने में भी गलतियां जब तक नहीं निकालेंगे आप आगे नहीं बढ़ते। मैं समझता हूँ नंबर 1 फील्डिंग है, उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए। कैचेस जो है इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते वन डे क्रिकेट में, क्योंकि एक प्लेयर को चांस मिलता है, इसमें लिमिटेशन होती है। आपने देखा 5 बैट्समैन होते हैं, 5 बैट्समैनों से अगर एक 2 दफा उनको बैटिंग दे दें तो इसका मतलब वो तो 10 बैट्समैन हो गए। तो ये सारी चीजें माइनर है मगर ये बहुत पार्ट अदा करती है। तो पाकिस्तान को एक अच्छा मैच मिलने के बाद आई एम श्योर कि इनको इस मैच को बड़ा सोचना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती हुई, कौन सी जगह ऐसी थी कि जो हमें आगे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आगे मैचेस में आप इतने बड़े टारगेट ना करें, मगर आपको मैच जीतने का जब होता है तो उसमें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है। अब पाकिस्तान से आपकी एक्सपेक्टेशन अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान कैपेबल है कि 400 रन भी कर सकता है। तो अब बॉलिंग के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी इनको और फील्डिंग के ऊपर। अच्छा जावेद मियादाद साहब, जो आपने इसको 92 वर्ल्ड कप से कंपैरिजन किया और उस वक्त भी न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट थी, वो बिल्कुल अनबीटेबल थी जब पाकिस्तान ने उसको हराया। अभी भी आज इंग्लैंड को शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, जो फेवरेट जिनको करार दिया गया है वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान इससे पहले 4 मैचों की सीरीज उनसे 4-0 से हार चुका है। तो जबरदस्त एक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है और जो एक अनप्रिडिक्टेबल टीम पाकिस्तान को कहा जाता है, आज फिर एक दफा हमने ये साबित किया है कि हम किसी भी टीम को किसी भी दिन किसी भी वक्त हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे से कोई भी किसी भी फील्ड में है ना, हमसे कोई भी आगे नहीं है। हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें हैं, हम नामुमकिन को मुमकिन भी कर सकते हैं और मुमकिन को नामुमकिन भी हो जाता है। मगर ये मैचेस है, क्रिकेट है, खेल है, और इसके अंदर मगर लड़कों को इसको बैठ के बड़ा एनालाइज करना चाहिए और अपनी गलतियों के ऊपर उसको है ना दोबारा गलती ना हो, क्योंकि गलती पे गलती माफी नहीं है, एक दफा गलती है। तो मैं यही कहता हूँ कि इतना परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप आखिरी बॉलों पे जाके ये मैच जीतेंगे, क्योंकि इसका मतलब आपके पास 500 रन जो है वो भी नहीं, तो आप वेयर यू स्टैंड। आप ये भी नहीं कह सकते हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, आप ये भी नहीं कह सकते हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है। आप देखेंगे पाकिस्तान हमेशा वेरी करता है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे। तो हमें एक तसल्सल लाना पड़ेगा अपनी क्रिकेट के अंदर और इनको बैठ के बड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ऐसी विकेटें जो है ये बहुत कुछ सिखाती हैं। हर लड़के को मीटिंग के अंदर बोल के पूछना चाहिए कि वे हम मैच तो जीत गए, मगर तुम क्या समझते हो कि इसको एनालाइज करें, तो उससे आपकी क्रिकेटिंग ब्रेन जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। तो आपको आइंदा ऐसे मैचेस आएंगे या इस किस्म की होगी तो आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए पूरी पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा जो है वो आपके साथ है, और ये चीजें मैं उस तरह से भी देता हूँ कि हर रमजान के महीने में हर आदमी पाकिस्तान में मुसलमान जहाँ भी था वो आपके लिए दुआ गो था और दुआएं कर रहा था। तो एक अच्छा चांस मिला है, मैच चाहे जैसे भी है जीत होती है। अब इनको आगे देखना है कि अगर आगे ये परफॉर्म नहीं करते तो आपने भी 400-450 रन करने का फायदा क्या उठाया। और बॉलिंग को एनालाइज जरूर करनी पड़ेगी। बॉलर को बिठा के कोच का काम है कि भाई आप हमें बताओ अगर आप किस तरह के बॉलर हो, तुम इसका मतलब इतने अच्छे बॉलर नहीं है, तुम तो 70-80 रन दो तो फिर तो आउट करोगे।
तो वो बॉलर हमें नहीं चाहिए। हमें बॉलर वनडे क्रिकेट में वो चाहिए जो हमारे विकेट ना ले मगर रन तो सेव करे, रन तो सेव करें। ठीक है जावेद मियादाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मियादाद साहब को आपने सुना, वो ये कह रहे थे कि मुबारकबाद भी दे रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, लेकिन आज जो गलतियां हुई खुसूसन बॉलर्स ने जिस तरह से रन्स दिए और 2 कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट छोड़े गए, उसको पाकिस्तान टीम को एनालाइज करना पड़ेगा। अगला मैच पाकिस्तान 7 तारीख को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।